स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे साथी मराठवाड़े के सदर बेरोज भाई माजिद बशीर साहब, मिर्जा अमजद बेग, सादिक दाऊद साहब, हमारे हिमायत नगर के अनवर खान साहब, नवाब खान साहब, और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ जनाब जुनैद खान साहब का, बाबा खान साहब का, निज़ाम बाबा का, हमारे कंकेरकर साहब का, जिनकी वजह से आपको मुखातिब करने का ये मौका मुझे मिला। अज़ीज़ान गिरामी, हम इस वक्त इस्लामी हिजरी के माह मुहर्रम में मौजूद। मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए मुतबरिक है, मुबारक है, क्योंकि यूम आशूरा के दिन दुनिया की तारीख ने देखा कि मेरे आका का नवासा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हक के लिए अपनी गर्दन कटवा दिया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भी ये सबक दुनिया इंसानियत के सामने मौजूद। यजीद एक मुसलमान था, बादशाहत नहीं होना चाहिए। बादशाहत इसलिए नहीं होना चाहिए कि बादशाहत में इंसाफ के पैमाने बदल जाते। बादशाहत में जो ताकतवर होता है उसको इंसाफ अलग पैमाने से दिया जाता है, एक कमजोर को अलग पैमाने से इंसाफ दिया जाता है। वसाइल की तकसीम बादशाह के पास ज्यादा होती है, गरीब अवाम को लूटा जाता है। सच बात तो यह है कि इमाम हुसैन की शहादत इसलिए थी कि गरूर, घुमंडी, जालिम बादशाह के सामने हक बात नहीं कही जा सकती। अजीज़ान गिरामी, इस वक्त को याद कीजिए कि हमारे एक इमाम मालिक उस वक्त के खलीफा के सामने हक बात कहने की पादाश में गोगे खाते हैं, उनके दोनों हाथ शाने से उखाड़ दिए जाते। मैं ये कहने की बात इसलिए शुरू किया हूं कि आओ हम जब हुसैनियत के अहमदार है, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, इमाम हुसैन हमारे सरदार हैं, तो आओ हुसैनियत का साथ दो, यजीदों के खिलाफ खड़े हो जाओ। आज वक्त का यजीद, वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद आपको पुकार रहा है, आपको आवाज दे रहा है, आपको हक की आवाज बनना। तो मुहर्रम के महीने में आपको मुखातिब करने का मौका मिला और मैं वाक़या करबला का छोटा सा वजूहात बताते हुए आपको इस मौके पर याद दहानी करना चाहता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का एक सूबा है मणिपुर। मणिपुर में आज 150 चर्चेस को, ईसाइयों की इबादत गाहों को जगा दिया। मणिपुर में 50,000 लोग बेघर हो गए। मणिपुर में खवातीन की बेइज्जती की जा रही है और मैं डंके की चोट पर बाबा के दहर कहना चाहता हूं, ये तमाम के तमाम
जिन पर हैवानियत, दरिंदगी, बर्बरियत हो गई है, ये ईसाई समाज के है, ये अक़लियत में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं एक मंसूबाबंद तरीके से मणिपुर में वहां की हुकूमत, मरकजी हुकूमत अक़लियतों को टारगेट कर रही। यह है हालात हाज़िरा, यह है सिचुएशन, यह है हालात। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपके बीच जज्बाती बात करने के हाजिर नहीं हुआ। मैं आपके बीच इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपसे गुफ्त शरीक कर सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं। आपको मैं 75 साल की तारीख पर नहीं ले जाना चाहता, मगर अभी हाल के वाक़यात सुना रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, महाराष्ट्र में गुज़िश्ता महीनों में फसादात हुए। मैं तमाम वाक़यात का जिक्र नहीं कर सकता। मैं अकोला गया था, अकोला में मैंने एक मकान को विजिट किया। वहां एक बूढ़ी खातून जुगनूबी को 15 मई को जला दिया गया मकान। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अकोला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, 15 मई की बात कर रहा हूं। उस खातून का क्या कसूर था? उस खातून का कसूर यह था कि वो मुसलमान थी, वो कमजोर थी, वो बेसहारा। उसके घर को आग लगा दी गई। हमने गया, निवेदन दिया। अभी मैं बंबई जाकर आ रहा हूं। अफान अंसारी को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। हमने उसके घर को अयादत के लिए गए, ताज़ियत के लिए गए, मुलाकात किए। मैं पलटा गया। अभी हाल की बात है, उस्मान अंसारी को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया गया। मैं और फिरोज खान अम्मा बड़ी वजदार गए थे, जरीन खान को कस्टडी में मार दिया गया। मैं गया जलगांव, अम्मा ने वहां जरीन टोपी वाले के बच्चे को पुलिस कस्टडी में ले जाकर पीट पीट कर शहीद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कब तक खामोश बैठोगे? कब तक निवेदन करते रहोगे? कब तक पुलिस का जुल्म सहते रहोगे? कब तक जुगनूबी की जलने की खबर सुनते रहोगे? कभी तो उठो। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं इत्तेहाद की। मैं भीख मांगने आया हूं कि उठो, जागो। अगर तुम में हमियत है, अगर तुम में गैरत है, अगर तुम चाहते हो इंसाफ हो, तो आपको उठना होगा, इत्तेहाद बर्पा करना होगा। छोटी मोटी बातें हो सकती है, किसको स्टेज पे बिठाए, किसको स्टेज पे ना बिठाए, किसको क्या ओहदा मिला, अब वो वक्त नहीं है भाई। अब तबाही, बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। फिरकापरस्त ताकतें तुमको तबाह ताज़ करने के पीछे पड़ी। आपको 75 साल में नौकरियों से दूर किया गया, फसादात हुए, अस्पताल लूटी, कारोबार तबाह हुए, ये तमाम बातें चल रही। मगर एक बात सुन लो, कौमों की किस्मतों के फैसले सियासत के ऐवानों में, पावर्स ऑफ पॉलिटिक्स इज द पावर ऑफ कॉरिडोर्स। वहां आपको नुमाइंदगी चाहिए, वहां आपको ताकत चाहिए। मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं कि आओ हम भोकल से महाराष्ट्र में एक ऐसी
ऐसी मूवमेंट शुरू करते हैं कि मुसलमानों को ताकत मिले। हम सिर्फ वोट देने वाले ना बने, हम सियासत में हिस्सेदार बने। हिंदुस्तान की सियासत के फैसलों में हम हिस्सेदार बने। हमारा जुनैद खान भोकर की नगर परिषद में बैठकर इस शहर के विकास के फैसले कर सके। बाबा खान वहां बैठ के फैसले कर सके। आप भोकर नगर परिषद के इंतखाब की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैंने असदुद्दीन ओवैसी से इस बात की गुजारिश की कि इंशाअल्लाह ताला हम इस बात की भी कोशिश करेंगे, असद साहब को राजी करेंगे कि विधानसभा भी हो, पार्लियामेंट भी हो, तमाम इंतखाबात करेंगे और उनको भी सबक सिखाएंगे जो हमारे बच्चों पर झूठे केसेस करते हैं। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, ये फलाने अशोक चौहान का ये तो घर है। मैंने जो जवाब दिया आपके सामने रिपीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये आवाज उस तक भी पहुंचे कि अशोक चौहान, ये तुम्हारे कोई बाप की जागीर नहीं है, ना तुम्हारे अम्मा के जहेज में भोकर की कंस्टिट्यूंसी आई थी। क्योंकि ये बात आप समझना चाहिए कि विधानसभा हो या कभी वो आम खासदार बन के आया होगा, अगर ये नौजवानों की वोटों की तुफे में आया और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया, मेरा जुनैद खान बता रहा था मुझे कि इसके चमचों ने, इसके दगारों ने औकाफी जमीनों को भी बेचना शुरू कर दिया, कब्रिस्तान को भी बेचना शुरू कर दिया। जुनैद खान, जुनैद पटेल, निजाम बाबा, बाबा साहब, हमारे बड़े सीनियर बाबा, मैं सब टीम से कह रहा हूं, इसको सियासी शमशान में पहुंचाओ, सियासी तौर पे खत्म कर दो। मैं इसके बाप का जिक्र नहीं करना चाहता, मगर सुना है कि अब विरासत में आमदार के लिए किसी और को भी खड़ा किया जा रहा। अजीजा ने गिरामी, आज तक आपके बीच में विकल्प नहीं था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी पार्टी के शक्ल में आपके सामने मौजूद है। मुसलमानों को एक बात समझना चाहिए। पहली बात यह है कि हमको ये कहा जाता है कि हमको बीजेपी को हराना, मगर जो जीतने वाला है वो हमारा क्या खिदमत करेगा, या हमारे काम करेगा, या हमको इंसाफ देगा। कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को मुसलमानों ने इस बुनियाद पर साथ दिया कि वो बीजेपी को शिकस्त दे सके, मगर मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, इन्होंने मुसलमानों का कुछ फायदा नहीं किया। देखिए, सच्चाई कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, महमूदुल रहमान कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है कि मुसलमानों का शिक्षण के मैदान में जो परसेंटेज है बहुत कम है, मुसलमानों को सर्विसेज कम है, मुसलमानों की माशी हालत खराब है, पक्के मकानात नहीं है, खेती की जमीन है, यानी मुसलमान पसमानदा से पसमानदा होते जा रहे हैं। अब हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एक पार्टी हमारे सामने आई है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए, तेलंगाना में मजलिस कई दिहाइयों से काम कर रही। आज तेलंगाना के मुसलमानों की हालत, तेलंगाना के मुसलमानों का रोजगार,
वहाँ की नौकरियों का परसेंटेज और माशी हालत बहुत अच्छी है। क्या हम पूरी क़ियादत के जरिए महाराष्ट्र में हमारे मुसलमानों को इंसाफ दिला सकते? रही बात, जब तक आप सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। अमित शाह भारत का गृह मंत्री जेल में गया था, भारत का गृह मंत्री तरीफा हुआ था, आज भारत देश का होम मिनिस्टर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, हमको डंडा बताने के बजाय हमको सैल्यूट करें। और सैल्यूट कब होगा? जब आपके पास सियासी ताकत पैदा। अजीज़ान गिरामी, हिंदुस्तान में किस्मतों के फैसले, कौमों की तकदीर के मामले सियासी ऐवानों से हो। तो मैं आपके बीच ये दावत देने आया हूं कि इत्तेहाद पैदा होना चाहिए, सियासी ताकत बनना चाहिए, और सियासी ताकत भी किसको देना चाहिए? जो अपने कौम का काम करे। जब मैं अकोला फसाद के टाइम पर गया था तो अकोला में कुछ लोगों से मैं वाकिफ हूँ। तो मैंने कहा, फलाने साहब मुसलमान कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं, फलाने साहब कारपोरेटर रह चुके हैं, फलाने साहब एमएलए रह चुके हैं। मैंने कहा आइए हम सब जाकर पुलिस प्रशासन को उस खातून के बारे में शिकायत करें। उन कांग्रेसियों ने कहा हम शिकायत करने पुलिस के पास नहीं आ सकते। तो देखिए, अगर मुसलमान नुमाइंदा भी हो तो वो अपनी कौम की बात अरबाब इख्तिदार तक नहीं पहुंचा सकता। क्या हुआ ट्रिपल तलाक के मसले पर? पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत ने ट्रिपल तलाक का कानून पेश किया। उस वक्त पार्लियामेंट में 23 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट थे। उसमें एक मौलाना असरारुल हक साहब भी थे, जो बहुत बड़ी दीनी शख्सियत थे। उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो 23 मेंबरान पार्लियामेंट मुस्लिम मौजूद होने के बावजूद किसी ने भी शरीयत में होने वाली मदाखलत की मुखालिफत नहीं की। अकेला शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे, जो आपके हमारी आवाज को पार्लियामेंट में पेश। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम एमएलए बनने से या मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से या मुस्लिम वजीर बनने से काम नहीं होता, वो आपकी आवाज बने। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सियासी जमात है कि इसके नुमाइंदे आपकी आवाज बनेंगे, आपके जज्बात की सही तर्जुमानी करें। मैं आपके बीच यकीनन 3 बातों के लिए आया हूं। पहली बात, हमारे बीच में इत्तेहाद होना चाहिए। दूसरी बात, मरकज़ सियासी पर हमारी सियासी जमात को मजबूत करना चाहिए। तीसरी बात, हमने हमारी क़ियादत को सर तस्लीम करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। यकीनन मुझे सुनकर खुशी हुई, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि भोकर की आवाम, हमारे नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, मेरा कायद
कि 3-3 दिन साथ में रहे। मैं ईमानदारी से कहना चाहता, किरदार का गाजी है, अपने वादे का पाबंद है, मिन्नत का वफादार है, बहादुर शख्स है, बसीरत भी है, हिकमत भी है, फिरासत भी है। क़ियादत हो तो ऐसी होना चाहिए। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूं। आप चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होकर के सरजमीन पर आए। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि एक आध वक्त चंद सातों के लिए, चंद मिनटों के लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आपके बीच हाजिर करूं। अजीज़ान गिरामी, आपके बीच बैठने का आने का मकसद ये भी था कि आप हमारे तंजीम को मदद कीजिए। मैं नहीं जानता इस मजमूए में कितने आगे में दीन है, कितने इमाम मसाजिद है, कितने मौज़नीन है, मगर एक बात कहूंगा कि भाई मजलिस को आपको अपने मसरक से उठकर, अपने मसरक और साजिश से उठकर साथ देना। एक ही बात करना चाहता हूं कि कलमे तैयबा की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मजलिस को ताकत, इमाम मसाजिद होंगे आप, कोई स्कूल में प्रोफेसर टीचर होगा, कोई कॉलेज में प्रोफेसर होगा, कोई दुकान पर बैठता होगा, आप सबको मजलिस की तारीफ करें और ये वक्त हमको इत्तेहाद से काम करें। यकीनन मैं जानता हूँ होकर के बहुत सारे मसाइल, और ये जो आपका आज का एमएलए है, अरे अशोक ने का ना तो, और हमारा तो दुश्मन अज़ली है। मैंने पूछा कि मुस्लिम आंगनवाड़ी जो होती वो कितने हैं, मैंने पूछा मुस्लिम इलाके में डिस्पेंसरी कितने हैं, नगर परिषद के माध्यम से क्या खिदमत होते हैं, इसके आमदार फंड से मुस्लिम एरिया में कितना विकास होता है। मालूम ये हुआ कि कुछ भी नहीं होता, उल्टा इसके एजेंडा जो बच्चे आज एमआईएम का काम कर रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। बाबा खान साहब बता रहे थे मुझे कि एट्रॉसिटी का केस दर्ज किया जाए। मैं अशोक चौहान को, कांग्रेस के दलालों को, कांग्रेस के एजेंटों को खबरदार करना चाहता हूं, अगर तुम हमारे लीडरों पर, कारकुनान पर झूठे केस करेंगे तो हम भी तुम्हारा पीछा उठाएंगे। आदर्श उठाना तो खत्म नहीं हुआ, बाकी भी तेरे पीछे पड़ेंगे, होश में आ जाओ। दूसरी बात, मैं इस मंच से अगर पुलिस डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर मौजूद है तो कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी हमारे आदमी को वारिस मत समझिए, हम उनके पीछे हैं। हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, हमारे पास भी एक एमपी है, 2 एमएलए है, नगर सेवक है, और इंशाअल्लाह ताला हम भी महाराष्ट्र की सत्ता में एक अहम किरदार अदा करेंगे। आपने हम पर ज्यादती नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर झूठे केस नहीं करना चाहिए। अजीज़ान गिरामी, यकीनन हमको उन मुनाफिकों को भी निपटना है, उन दलालों को भी निपटना है जो मुसलमानों के इत्तेहाद को सेक्युलरिज्म के नाम पर पारा पारा कर। अशोक चौहान के जूते उठाने वालों, उसकी धोने वालों, चमचागिरी करने वालों, अब तुम्हारी कोई खैर नहीं है। मजलिस पूरी ताकत के साथ होकर
शहर में, भोकर तालुके में, नांदेड़ जिले में, महाराष्ट्र में काम करेगी। गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ देगी। यही गुजारिश करने आपके बीच आया हूं। एक ही गुजारिश है, इत्तेहाद को कायम कीजिए, जमात को साथ दीजिए, क़ियादत पे एतमाद कीजिए। यकीनन एक अच्छा मुस्तकबिल बनेगा, अच्छा काम होगा। यही बात के साथ रुखसत होता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नारे तक